हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट क्लास में। अगर आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं और फाइनल बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है और आपको चेक करना है कि हमारा विज्ञान का तैयारी कितना हुआ है और कितना अभी बाकी है, तो ये टेस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टेस्ट को अगर आप लोग देते हैं शुरू से लेकर अंत तक तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी अभी बाकी है। इस टेस्ट में टोटल हम यहां पे 20 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। अगर 20 में से 18 से अधिक आपका सही होता है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है और बिल्कुल आपको ऐसी तैयारी करते रहना है। अगर इसी टेस्ट को अगर आप लोग देते हैं और 15 से आपका कम सही होता है तो आपकी तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है जितना चाहिए, ठीक है ना। आपको और ज्यादा मन लगा के पढ़ाई करने का जरूरत है, ठीक है। तो बिल्कुल इस टेस्ट को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक दीजिए और इस टेस्ट में जो भी क्वेश्चन लिया गया है फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो टेस्ट को एकदम आप लोग शुरू से लेकर अंत तक दीजिएगा। और अभी तक आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, अगर आप लोग लाइव क्लास करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8235672001, ठीक है ना। इस पे आपको हाई लिख के भेजना है। ये सबसे पहले नंबर हमारा सेव कर लीजिएगा, ठीक है। नंबर सेव करने के बाद व्हाट्सएप पे अपने जाइएगा और हमारे नंबर पे हाई लिख के भेज दीजिएगा। और जैसे ही हाई लिख के भेजिएगा इधर से एगो लिंक जाएगा, लिंक को दबा के आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहां पे शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि मनुष्यों के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। अब आपको बताना है कि जो मनुष्यों का लार होता है इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो मनुष्यों के लार में आपको याद रखना है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल सही जाएगा। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि जो मनुष्यों का मुख है यानी मुंह है, इसमें कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि मनुष्यों के मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। इसे आपको याद रखना है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसे भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला यहां पे क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि परावर्तन का नियम इसमें से कौन सा है। अब इसमें से आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम कौन सा है। तो प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम होता है सबसे पहले जानिए। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है ना। और पहला नियम ही होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी जो आपतन कोण होता है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये क्या है बाबू, हमारा प्रकाश के परावर्तन का नियम है और वो भी पहला नियम है। तो यहां पे ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही जाएगा। और जो ये बी वाला ऑप्शन है ये प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है। प्रकाश का अपवर्तन का भी कितना नियम होता है, 2 ही नियम होता है। तो उसमें होता है आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो अपवर्तन कोण के बराबर होता है। ये प्रकाश के अपवर्तन में होता है। लेकिन यहां पे आपसे पूछा गया प्रकाश के परावर्तन का नियम कौन सा है। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसे एकदम आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला यहां पे क्वेश्चन है 3 नंबर बाबू क्वेश्चन है कि रक्त क्या है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो ब्लड होता है यानी जो रक्त होता है वो क्या होता है। तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। बी वाला आंसर बिल्कुल इसे जाएगा। उसके बाद पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, पीएच वैल्यू। तो रक्त का जो पीएच मान होता है ये 7.4 होता है, इसे आपको याद रखना है। और जब इसका पीएच मान 7.4 है यानी 7 से अधिक है तो ये बाबू कैसा होगा, तो ये क्षारीय होगा, इसे आपको यहां पे याद रखना है। फिर आपसे बाबू यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आरबीसी होता है, रक्त कितने प्रकार के होते हैं, रक्त 4 प्रकार के होते हैं। इसमें से एक आरबीसी होता है और दूसरा यहां पे डब्ल्यूबीसी होता है। अब इससे दोनों से क्वेश्चन आता है, पूछता है आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का है। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है ये 120 दिन का होता है और जो डब्ल्यूबीसी होता है इसका जीवन काल 12 से लेकर 20 दिन का होता है। इसे भी साथ में आपको यहां पे याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि जो रक्त है ये लाल किसके कारण से दिखाई देता है। तो ये हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हमारे शरीर का सैनिक कौन सा है। तो हमारे शरीर का बाबू सैनिक कौन सा है, तो डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, हमारा शरीर का क्या है बाबू, सैनिक है। ये बीमारियों से लड़ता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। अब आपको बताना है कि वो वयस्क मनुष्य है तो
उसका कितना दांत होगा। तो अगर एक जवान आदमी है, वयस्क का मतलब होता है जवान, एक जवान आदमी एक युवा आदमी है, उसका कितना दांत होता है, तो 32 गो दांत होता है। सी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इस हो जाएगा। अब यहां से भी क्वेश्चन आता है दांत कितने प्रकार के, तो अगर बोर्ड परीक्षा में आ जाए कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत आपको याद रखना है 4 प्रकार के होते हैं, बोर्ड एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि दूध के दांत कितने होते हैं, ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा दूध का दांत कितना होता है। बोर्ड एग्जाम में अगर आ गया कि दूध के दांत कितने होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि जो दूध के दांत होते हैं ये 20 गो होता है, इसे आपको यहां पे याद रखना है। दूध का दांत क्या होता है, तो जो बचपन में हमारा दांत टूट जाता है वही दूध का दांत होता है, और 20 गो दूध का दांत होता है, इसे आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, अगला यहां पे बाबू मेरा जो क्वेश्चन है, आप लोग यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिए कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से सुरक्षा प्रदान करता है। जो ओजोन परत है ये किस हानिकारक विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करता है, तो आपको याद रखना है पराबैंगनी किरण, ठीक है ना। पराबैंगनी किरणों से हमें क्या करता है, ये रक्षा प्रदान करता है, पराबैंगनी किरणों को ये छानने का काम करता है, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन आएगा कि ओजोन जो परत है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो O3 होता है। ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसे एकदम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ओजोन परत को नष्ट कौन गैस करता है, तो आपको याद रखना है CFC गैस करता है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, दही का जमना किस प्रकार की क्रिया, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो दही जमता है बाबू किस क्रिया के कारण से जमता है, तो आपको याद रखना है जो दही होता है ये किण्वन की क्रिया से जमता है। सी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इस हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दूध में भी लैक्टिक अम्ल, दूध और दही दोनों में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फिर आपसे पूछ दिया जाता है कि जो दूध होता है, दूध का बाबू पीएच मान कितना होता है, तो दूध का पीएच मान कितना होता है, तो आपको याद रखना है 6 होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, एकदम इसे आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों का वृक्क संबंधित है किससे। अब आपको बताना है कि जो मनुष्यों का वृक्क है यानी जो किडनी है वो किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो मनुष्यों का जो वृक्क है वो आपको याद रखना है उत्सर्जन से संबंधित है। यहां पे सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो मनुष्यों का वृक्क है इसका आकार कैसा है, तो आपको याद रखना है जैसे सेम का बीज होता है बिल्कुल ऐसे ही हमारा किडनी का भी क्या होता है बाबू, एकदम आकार होता है सेम के बीज के समान। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वृक्क यानी किडनी हमारे शरीर में कितना होता है, तो 2 गो किडनी होता है। अगर जोड़ा में बोले तो जोड़ा में कितना होगा बाबू, जोड़ा में 1 जोड़ा आपको यहां पे याद रखना है। 1 जोड़ा में कितना होता है, 2 गो होता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है 2 गो किडनी यानी 1 जोड़ा किडनी पाया जाता है, इसे आपको याद रखना। और उसका आकार कैसा है, सेम के बीज के समान। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक उत्तल लेंस होता है। अब आपको बताना है कि एक उत्तल लेंस कैसा होता है, तो बाबू उत्तल लेंस का आप लोग ऐसे फोटो बस याद रखिए, ये उत्तल लेंस है, ठीक है ना। ये दोनों किनारों पे क्या होता है, पतला होता है, बीच में मोटा होता है, ठीक है ना। या ऑप्शन ऐसे भी दे देगा बीच में मोटा दोनों किनारों पे पतला, तो जैसे भी देगा आपको याद रखना है। देखिए किनारे पर पतला बीच में मोटा, तो किनारे पर पतला बीच में मोटा, बिल्कुल एकदम यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे भी देगा तो वो भी सही हो जाएगा, बीच में मोटा किनारे पे पतला, तो ऐसे भी ऑप्शन देगा वो भी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो अवतल लेंस होता है ना, अवतल लेंस इस प्रकार का होता है, इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। अवतल लेंस में बाबू मेरे क्या होता है, तो दोनों किनारों पे देखिए, ये दोनों किनारों पर मोटा होता है और बीच में क्या होता है, पतला होता है। और ऐसे भी दे देगा बीच में पतला दोनों किनारे पर मोटा, तो जैसे भी देगा बस फिगर अगर आपके दिमाग में होगा तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है ना। और उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। तो उत्तल लेंस को आपको याद रखना है अभिसारी लेंस बोला जाता है, ठीक है ना। अभिसारी लेंस बोला जाता है उत्तल लेंस को। और अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, तो अपसारी लेंस बोलते हैं। इसे भी आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला
अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। अब यहां पे आपको बताना है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो विभवांतर किससे मापा जाता है, तो ये वोल्ट मीटर से मापा जाता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल सही जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन आता है कि विभव अब किससे मापते हैं, ये तो विभवांतर है। दूसरा आपसे अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि विभव मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, तो विभवांतर और विभव दोनों एक ही यंत्र से मापा जाता है, जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है बाबू हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर और विभव दोनों को मापा जाता है। फिर क्वेश्चन आता है कि ए मीटर के द्वारा क्या मापते हैं, ए मीटर या इसे देता है आमीटर। तो ए मीटर या आमीटर से बाबू हम लोग क्या मापते हैं, तो विद्युत धारा को मापते हैं। इसे एकदम आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों के दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। अब आपको बताना है कि जो मानव का नेत्र है यानी आंख है, इसमें कौन सा लेंस पाया जाता है। तो आपको याद रखना है इसमें उत्तल लेंस पाया जाता है मानव नेत्र में। और जो ये लेंस है बाबू किसका बना होता है, मानव नेत्र में, ठीक है ना। तो ये जिलेटिन का बना होता है। किसका बना होता है, जिलेटिन का बना होता है, ठीक है। और मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहां पे बनता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है ये रेटिना पे बनता है, रेटिना यानी दृष्टि पटल पे बनता है। इसे एकदम आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकता है। अब आपको बताना है कि जो रुधिर का अवयव होता है, कौन सा अवयव है यानी कौन सा पार्ट है जो रक्त स्राव को रोकता है। यानी जब हमारा उंगली कट जाता है तो वहां से ब्लड निकलने लगता है और कुछ देर बाद वहां पर रक्त का क्लॉटिंग हो जाता है, रक्त वहां पे जम जाता है, जिसके कारण से फिर खून नहीं निकलता है, ठीक है ना। तो बताना है कि वो किसके कारण से जमता है, तो आपको याद रखना है प्लेटलेट्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है ये। और प्लेटलेट्स को भी बोला जाता है हिंदी में रक्त बिंबाणु। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अगर प्लेटलेट्स नहीं देगा, इसका हिंदी नाम देगा रक्त बिंबाणु, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। रक्त बिंबाणु पे आपको टिक कर देना है। और हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, जो हमारा रक्त होता है वो लाल दिखाई देता है हीमोग्लोबिन के कारण। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि पेड़ पौधों में बाबू जल और खनिज लवण दोनों आप लोग याद रखिए। अगर क्वेश्चन आएगा खनिज लवण का परिवहन कौन करता है तो फिर घबरा जाइएगा। तो आपको याद रखना है पेड़ पौधों में जल और खनिज लवण का परिवहन कौन करता है, तो ज से जाइलम और ज से जल आपको यहां पे याद रखना है। तो जल का परिवहन और खनिज लवण का परिवहन कौन करता है, जाइलम करता है। ए वाला आंसर बिल्कुल इसे जाएगा। और पेड़ पौधों में जो भोजन बनता है, भोजन को क्या करता है, सभी पार्ट में कौन पहुंचाता है, यानी भोजन का परिवहन कौन करता है, तो आपको याद रखना है फ्लोएम। जो फ्लोएम है ये भोजन का परिवहन करता है, इसे एकदम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि किस दर्पण में केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब यहां पे आपको बताना है केवल छोटा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है उत्तल दर्पण में कैसा बनता है, तो उत्तल दर्पण में छोटा बनता है, ठीक है। यहां पे अवतल दर्पण में क्या होता है, छोटा और बड़ा दोनों बनता है, इसे आपको याद रखना है। समतल दर्पण में एकदम बराबर प्रतिबिंब बनता है, इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इसमें बोल रहा है केवल छोटा यानी खाली छोटा। खाली छोटा किस में बनता है, तो यहां पे देखिए उत्तल दर्पण में खाली छोटा बनता है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आता कि यहां पे केवल काट देता, ठीक है ना, केवल काट देता, बोलता कि किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना है उत्तल में भी प्राप्त होता है, अवतल में भी प्राप्त होता है। बिल्कुल एकदम ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। लेकिन यहां पे केवल लिख दिया, यानी खाली छोटा प्रतिबिंब किस में होता है, तो आपको याद रखना है उत्तल में, ठीक है। इसे आपको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है कि पौनों का देश किसे कहा जाता है। पौनों का देश बोलेगा या आपसे बोल देगा पौन चक्कियों का देश किसे कहते हैं। तो पौनों का देश या पौन चक्कियों का देश किसे बोलते हैं, डेनमार्क को बोलते हैं। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल इस हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है। और पवन चक्कियों के चलने के लिए ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है कि जो पवन चक्कियां हैं इसको चलने के लिए हवा का चाल कितना चाहिए, तो आपको याद रखना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक आपको यहां पे याद रखना है। इसको चलने के
के लिए हवा का चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रफ्तार से बहना चाहिए, तब ये पवन चक्की का जो ये पंखुड़ी है ये क्या करेगा बाबू, नाचेगा, ठीक है ना। और जितना नाचेगा उतना क्या होगा बाबू, हमें करंट मिलेगा। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि पवन चक्की नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय। तो जो पवन चक्की है बाबू ये नवीकरणीय है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है आत्महत्या की थैली किसे, आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जाना जाता है, या आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को बोला जाता है, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन आता है कोशिका का ऊर्जा गृह किसे बोलते हैं। तो कोशिका का ऊर्जा गृह किसे बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान यहां पे कितना होता है, तो 10.5 होता है, इसे आपको याद रखना है। अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग कहां पे होता है, तो एसिडिटी दूर करने के लिए, पेट में का गैस दूर करने के लिए किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अब यहां पे पूछ देता है बाबू जल का पीएच मान क्या होता है, तो आपको याद रखना है 7 होता है। रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पे पूछ देता है अम्लीय वर्षा, याद रखिएगा सभी, अम्लीय वर्षा का बाबू पीएच मान, तो इसका आपको याद रखना है 5.6 से कम, ठीक है। और अगला आपसे यहां पे पूछता है मानव शरीर का पीएच परास, ठीक है। तो मानव शरीर का बाबू पीएच कितना होता है, तो मानव शरीर का पीएच 7 से कितना होता है बाबू, 7.8 के बीच में होता है, इसे आपको याद रखना है। फिर यहां पे आपसे पूछा जाता है दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दूध का पीएच मान 6 होता है, इसे आपको यहां पे याद रखना है। तो ये कुछ पीएच वैल्यू है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी पूछा जाता है। तो ये सब अगर आप लोग याद रखिएगा तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी अगर आपको याद नहीं है उसे आप लोग याद करने का कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। अब इसमें से आपको बताना है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो नाभिकीय ऊर्जा किससे मिलता है, तो यूरेनियम से भी मिलता है, थोरियम से भी मिलता है, सोडियम से भी मिलता है, और एक और है प्लूटोनियम से भी मिलता है, ठीक है ना। तो 4 को आप लोग नाम याद रखिएगा, यूरेनियम, थोरियम, सोडियम, और आपको याद रखना है क्या है, एगो प्लूटोनियम, इसे आपको याद रखना है। यानी इनमें से सभी से मिलता है। यहां पे डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम 100% सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सीएफसी का पूरा नाम क्या है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो सीएफसी होता है उसका पूरा नाम क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यहां पे ए वाला ऑप्शन है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां से निकलता है, तो एसी से निकलता है, जो हमारे घर में एसी चलता है। फ्रिज जो होता है जिसे रेफ्रिजरेटर बोला जाता है, फ्रिज से भी निकलता है। और तीसरा बड़े बड़े इंजनों से निकलता है, इसे आपको याद रखना है। बड़े इंजन या जेट इंजन देगा तो उस पर आप लोगों को टिक करना है, तो इनसे निकलता है, इसे आपको याद रखना है। या जो झागदार शेविंग क्रीम होता है उससे भी निकलता है, इसे आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। अब आपको बताना है जो शुद्ध सोना है, एकदम प्योर सोना है, वो कितने कैरेट का होता है, तो वो 24 कैरेट का होता है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ दिया जाएगा कि शुद्ध सोना कैसा होता है। तो आपको याद रखना है कि जो शुद्ध सोना होता है ये मुलायम होता है, इसे आपको याद रखना है, एकदम मुलायम होता है, ठीक है ना। तो इसे कठोर करने के लिए क्या करते हैं, मुलायम चीज से तो गहना बनेगा नहीं, तो इसे कठोर करने के लिए 22 कैरेट हम लोग क्या लेते हैं, सोना, और 2 कैरेट इसमें क्या करते हैं, तांबा या चांदी मिला देते हैं। तब ये क्या हो जाता है बाबू, पूरा एकदम कठोर हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तब इससे हम लोग क्या करते हैं, गहना बनाते हैं। तो फिर यहां से भी क्वेश्चन आता है कि गहना बनाने के लिए कितना कैरेट सोना का उपयोग होता है, यानी आभूषण बनाने के लिए कितना कैरेट सोना का आवश्यकता पड़ता है, तो 22 कैरेट सोना का आवश्यकता पड़ता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन आप लोग देखिए, शुद्ध जल कैसा होता है, आपसे पूछा गया कि जो शुद्ध जल है यानी जो प्योर जल है वो कितना होता है, उसका पीएच मतलब वो कैसा होता है। तो जो शुद्ध जल है ना बाबू, ये क्या होता है, उदासीन। उदासीन का मतलब ना ही ये अम्लीय लगेगा आपको, ना ही ये क्षारीय लगेगा, ना ही ये खट्टा लगेगा, नहीं ये क्षारीय लगेगा, ठीक है ना। तो जो शुद्ध जल होता है बाबू ये उदासीन होता है, इसका मतलब कोई भी स्वाद नहीं होता है। और शुद्ध जल का क्वेश्चन आएगा कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। या क्वेश्चन आएगा उदासीन विलयन, ये भी क्वेश्चन आता है।
उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7, क्योंकि जो जल होता है उदासीन होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7। या शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि आप लोगों का कितना सही हुआ, 18 को सही हुआ कि नहीं, कमेंट करके आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। आप लोग बताइएगा कि आपका 18 सही हुआ कि नहीं। अगर 18 सही हो गया तो आप लोग पढ़ाई छोड़िएगा मत कि हमारा एकदम सही है। आप लोग ऐसी तैयारी करते रहिएगा तो और ज्यादा आपको नंबर आएगा। रिवीजन जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करिए। और जिनका 15 से कम सही हुआ है बाबू, अभी भी टाइम है, थोड़ा और मन लगा के आप लोग पढ़ दीजिए और अच्छा आपका नंबर आएगा। 15 सही हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नंबर अच्छा नहीं आएगा, आएगा। और अच्छा से अगर आप लोग तैयारी करिएगा और अच्छा नंबर आपको आएगा। तो जितना नंबर आपका सही हुआ है, जितना अगर आपका नंबर आया है, जितना क्वेश्चन सही हुआ है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा। कमेंट बॉक्स हम चेक करते हैं, वहां पे चेक करके आपका रिप्लाई भी देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी जल्दी सभी बच्चे यहां पे कमेंट करेंगे और देखेंगे हम कि किनका कितना कितना आया है, ठीक है ना। तो मिलता है अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।